नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज सेकंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारे काव्यखंड पूरा हो गया था। गद्य खंड शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत आज हमारा दूसरा पाठ है और वैसे गिने तो कुल में 11वां पाठ है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत एक रेखाचित्र है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये पाठ कौन सी विधा का है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले हम ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी और इनका परिचय जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 23 दिसंबर 1999 में 1899 में हुआ। यानी कब हुआ? 23 दिसंबर 1899। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहवासन 9 सितंबर 1968 को हुआ, बिहार में ही। यानी ये 69 ईयर जिंदा रहे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये तरुण भारत, किसान मित्र और जनवाणी, ये ध्यान रखना आप। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यानी उनकी पूरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये आपका उपन्यास है। पतितों के देश में, चिता के फूल इनकी कहानी है। अम्बपाली नाटक, ये अम्बपाली नाटक आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके रेखाचित्र है माटी की मूर्तें और एक है लाल तारा। माटी की मूर्त का सन आप ध्यान रखना 1946 है और लाल तारा 1938 है। ये दो इनकी रेखाचित्र है। उसमें ये माटी की मूर्त बहुत ही प्रसिद्ध है रेखाचित्र, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है रेखाचित्र इनका। इसके पश्चात है पैरों में पंख बांधकर, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, ये इनके संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें। इसके बाद इनके निबंध है। निबंध में आप देख लीजिएगा, गेहूं यहाँ दे नहीं रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। गेहूं और गुलाब 1950 में था। वंदे वाणी और विनायकों और मशाल, ये आपके निबंध है। उसमें आपको ध्यान रखना है गेहूं और गुलाब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से आपको ध्यान कौन कौन सी रचनाएं रखनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अम्बपाली नाटक एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्बपाली नाटक किसका है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का। और माटी की मूर्तें रेखा चित्र, इसका तो आप सन भी याद रख लेना 1946, ये रेखा चित्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। और एक जंजीरें और दीवारें आपका संस्मरण है, और इस संस्मरण को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनकी रचना में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। और कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख भी देना, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी।
यह आगे बता देती हूँ आपको। एक 1957 में यह विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं बिहार में। अब हम हमारे रेखाचित्र की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत, एक रेखाचित्र आपको मैंने बताया था माटी की मूर्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाल तारा बताया था और एक है बाल गोविंद भगत। रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे ही विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी कुल मिला के यहाँ बाल गोविंद भगत के ऊपर ये पूरा रेखाचित्र लिखा गया है। इसमें कवि ने एक तो बताया कि सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है और एक सन्यासी जीवन कैसा होता है। यानी वेशभूषा से या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं कहलाता है। सन्यासी उसके मानवीय सरोकारों से, उसके जीवन जीने के आधार से वह सन्यासी कहा जाता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। पूरी कहानी बाल गोविंद भगत के इर्द गिर्द घूमती है। चलो शुरुआत करते हैं। बाल गोविंद भगत, यह एक रेखाचित्र है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जहाँ प्रश्न बनते हैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले मतलब न तो लंबा और न ही छोटा, बीच का। 60 से ऊपर के ही होंगे। लेखक कह रहे हैं कि मझले कद के थे और 60 से ऊपर के ही होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। बाल पक गए थे, यानी सफ़ेद आ गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी बहुत सारी जटाएं जैसी दाढ़ी तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी दाढ़ी थी वो सफ़ेद थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखते थे, पर दाढ़ी हमेशा सफ़ेद ही रखा करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी मात्र, लंगोटी नीचे जो पहनते हैं धोती जैसा, उसको कहते हैं मात्र। और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, यानी कबीरदास जी जैसे कबीरपंथी लोग पहनते हैं वैसी एक टोपी पहना करते थे। जब झाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते थे। कंबली मतलब कंबल, यानी एक काला कंबल ओढ़ते थे जब सर्दियों के दिन आते थे। झाड़ा मतलब सर्दी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और चेहरे पे उनके मस्तक पे हमेशा चंदन लगाए रहते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। औरतें जिस प्रकार टीका लगाते हैं उसी तरह वह भी लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बेडोल मतलब जिसका कोई रंग ढंग नहीं था, वैसी एक माला थी जिसको वह तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। कहाँ पर? गले में। गले में किस प्रकार किसकी माला पहनते थे? तुलसी की जड़ों की। ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। और तिलक किसका लगा देते थे? रामानंदी चंदन। ओढ़ते क्या थे? कंबली मतलब कंबल। टोपी किस तरह की पहनते थे? कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र वधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी की भी थी। यह एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी उनको मैं पूरी तरह से सन्यासी नहीं कह सकता, क्योंकि उनके गृहस्थ जीवन था। उनकी पत्नी थी, पत्नी को तो मैंने देखा नहीं था, कवि कह रहे हैं यहाँ पर बेटे और बेटे की वधू को मैंने ज़रूर देखा था। और एक छोटा सा खेतीबाड़ी भी थी उनकी, एक छोटा सा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, यानी किसको मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। यानी कैसे थे वह? कबीरदास जी को मानते थे, कबीरदास जी के दोहे गाते रहते थे और उन्हीं के जो दिए गए आदेश थे उनके ऊपर वह चलते थे। झूठ कभी बोलते नहीं थे। वो किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। यानी किसी को भी दो टूक कुछ भी कहना होता था तुरंत कह देते थे बातें, कुछ भी सुनाना हो तो। और ऐसे
जानबूझकर किसी से झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल मतलब आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। साहब का घर कितने दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मर्द से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलते। यानी साहब ने कबीरपंथी एक मठ था, वहाँ पर वो सारा भेंट कराते थे और वहाँ पर उनको जो प्रसाद रूप में उनको जो मिलता था उसी से वह अपना गुजारा चलाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। यानी कवि कह रहे हैं मैं तो उनके जो दोहे बोलते थे उनके गान पर ही मुग्ध था। मुग्ध मतलब यानी समर्पित था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम मतलब आषाढ़ के महीने की बारिश, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान की रोपाई होती है ना, वो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मतलब सवेरे का जो जलपान होता है, नाश्ता होता है, उसे कलेवा कहते हैं। कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, हवाएं है ना, पूरब की ओर से जो चलने वाली हवाएं होती है उसको पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। पूरे कीचड़ से लथपथ हो गए और अपने खेत में क्या कर रहे हैं? रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। जब चावल रोपते हैं तो अंगूठे को दबा दबा के उसको रोपना पड़ता है, तो उसको पंक्तिबद्ध वह लाइन से वह रोप रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत में जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। ये बीच में चिन्ह आ रही अर्ध विराम है और ये जो चिन्ह है वो अल्प विराम है। आपको ध्यान रखना है, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है ना। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी बाल गोविंद भगत रोपनी करते हुए गाते रहते हैं और गाते हुए बच्चे भी झूम उठते हैं और रोपनी करने वाले को भी मजा आता है और वो भी अपने धान को मस्त होकर मंत्र मुग्ध होकर रोपते रहते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया मतलब अधरतिया मतलब आधी रात, यानी भादों के महीना है, भाद्रपद का महीना है और अंधेरी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, क्योंकि श्रावण और भादों में क्या होती है? बारिश होती है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी मतलब डफली जैसे आकार का एक छोटा सा वाद्य यंत्र आता है, उसको खंजड़ी कहते हैं। डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। यानी हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी आधी रात को वो गाना गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। और यह गाना जब सब लोग सुनते हैं उस आधी रात को, तो सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बिजली की तरह ये गाना सबको चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तंभता से सोए, यानी प्रातःकाल की लालिमा है ना, में सोया है। यानी सुबह सुबह एकदम से निस्तंभता में सारा प्रातःकालीन वातावरण में लालिमा में सब सोए हुए हैं और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। मतलब यहाँ
क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की अमूल्य जीवन में अब समय कम बचा है उसमें तू मस्त से जी ले मुसाफिर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। सुबह सुबह में जो गाने निकलते हैं, गाने गाते हैं, वो घंटी लेके बजाते बजाते उसको प्रभातियाँ कहते हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों अब वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव में 2 मील दूर, कहाँ पर जाते? गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजड़ी बजाते जाते और गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। और अभी आसमान की तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। उसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। लोही मतलब जो वो होते हैं, लालिमा छा जाती है वो। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा गया था, कोहरा छा गया था, मतलब सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, मतलब दाबड़ा जो आता है उसकी चटाई जो होती है नुकली घास की, उसे कहते हैं कुश की चटाई पर, पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, काली कमली मतलब काला कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? उसके ऊपर, ये तुम्हारा यहाँ बताया था, पोखरे के ऊपर। उसके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी खंजड़ी बज रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, डफली जिसको कहते हैं, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कब कपा रहा था, और किंतु मैं जाड़े से कब कपा रहा मतलब कौन? कवि। किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा, उनकी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते और खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत का जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। यानी सभी शाम को सांझ के समय क्या करते? आंगन में इकट्ठे हो जाते, सभी बैठते और बाल गोविंद भगत है वो कबीरदास जी के पद गाया करते और साथ में उनकी जो मंडली थी वो भी उसको दोहराती, और इस तरह ये दोनों मिलकर क्या करते थे? गाने लगते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते। इतना मस्त हो जाते थे कि वो नाचने लग जाते थे और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। अब क्या हो जाता है? एक दिन बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, यानी बहुत आलसी था उनका जो बेटा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई। पतहू मतलब बहू, पतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी अच्छी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, पूरा काम वही संभाल देती थी। उसने हाँ, निवृत्त कर दिया उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी, तुलसी पत्ते मतलब, और सिहारने पर एक चिराग जला रखा है, चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। यानी अपने बेटे की मृत्यु के ऊपर भी वह गीत गा रहे हैं, बाहर चटाई पे लिटा कर, ऊपर फूल डाल के, तुलसी दल डाल के, और पास में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। इस चित्र में नहीं, कुछ नहीं।
वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी उनके स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसी स्वर से उसी तल्लीनता से वह गा रहे हैं। घर में पतहू रो रही है, मतलब वो बहू है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। वो क्या कहते थे कि आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई है, वो मरा नहीं है। वीरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी आत्मा है वो परमात्मा से जा मिली है। वीरहिनी किसको कहा है? आत्मा को कहा है, और प्रेमी परमात्मा को कहा है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? कौन कहता है ये बाल गोविंद भगत कहता है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी पतहू को कहाँ भेज दिया? पियर उसके साथ भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। कितनी अच्छी सुशील बहू थी कि अपने ससुर की टेंशन चिंता में वह कि मैं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा कौन करेगा, और वह कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस करके अपने बहू को वहाँ से भेज देते हैं, क्योंकि उनको पता था यहाँ रहेगी तो ये दुखी हो जाएगी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी वह स्नान पे तो उतनी आस्था नहीं रखते थे, पर संतों से मिलने की बहुत उनकी आशा रहती थी और उनके दर्शन की। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितनी दूर थी गंगा? 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, यानी खाते कुछ भी नहीं थे, घर से खा के निकलते थे और आने के बाद खाते थे, और भूखे प्यासे खंजड़ी बजाते चलते जाते और मस्त रहते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम व्रत, नेम मतलब नियम व्रत थे, उसको तो वह छोड़ने वाला नहीं थे वो, इसलिए वह बीमार थे, उसके बाद भी सारा काम किया करते थे। वही दोनों जोन गीत, स्नान संध्या, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छींचने लगे, यानी कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यहाँ पर यह खत्म होता है। यहाँ कवि ने पूरा बाल गोविंद भगत कैसे थे उसके ऊपर रेखा चित्र लिखा है, उनका पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार के यह आदमी थे। बहुत ही अच्छा पाठ था, बड़ा ही पढ़ने में आनंद आया। देखो यहाँ इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। मझोला, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, कंबली, कंबल, पुत्रवधू, पतोहू, पुत्रवधू, रोपनी, धान की रोपाई, कलेवा, सवेरे का जलपान जो होता है वह, पूर्वाई, पूरब की ओर चलने वाली हवा, अधरतिया, आधी रात, खंजड़ी, डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, निस्तंभता मतलब सन्नाटा, निस्तंभता मतलब सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। लोही, प्रातःकाल की जो लालिमा होती है उसको, कुहासा, कोहरा, आवृत ढका हुआ, कुछ एक प्रकार की नुकीली घास, बोधा, कम बुद्धि वाला, असंबल, सहारा। शब्द आया था प्रभातिया। तो प्रभातिया क्या होता है इसमें दिया है। प्रभातिया मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातिया या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिराने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। ये प्रभाती एक
पलके खोलो रेन सिरानी करके शंभुदयाल सक्सेना की प्रभाती दे रखी है। यहाँ पाठ समाप्त होता है। मैंने निस्तंभता का बीच में शायद अर्थ नहीं बताया था आपको, तो वहाँ निस्तंभता का अर्थ सन्नाटा है ना, सब जगह सन्नाटा छा गया था जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो और आवृत्त मतलब चारों ओर से ढका हुआ। मैं पढ़ाते पढ़ाते शायद बीच में 2 शब्दों के अर्थ आपको बताना भूल गई थी, देख लीजिएगा। ये पाठ आपका पूरा होता है। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।